नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात को कहा है। इसके लिए सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव से भी परामर्श किया, जिसके चलते वो हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और अपने विजन को साझा किया। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। तो बाबा रामदेव ने भी सीएम के राज्य निर्माण के सपने को साकार करने का पूरा सहयोग करने की बात को कहा। इसी के साथ सीएम ने उत्तराखंड को पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम हैं और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ESI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण। मुख्यमंत्री जी, बाबा से मुलाकात हुई, किन विषयों पर बात हुई? क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव भी है, कि चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी से? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में वो चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर पीठ काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है और उत्साह से ऊर्जा के साथ हम लोग काम करते हैं। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना और ये साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है और उसमें उत्तराखंड और हरिद्वार वो उसका शिखर है, भारत का मुकुट है। वैसे भी हिमालय और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, जवानी, पानी, जड़ी बूटियाँ, उन सब का सही से उपयोग करके और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो दृष्टि मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी, धामी जी की, मुझे विश्वास है आने वाले समय में उत्तराखंड भारत का हर दृष्टि से नंबर 1 प्रांत बने। इसके लिए जो आप अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए हमने इनको आशीर्वाद भी दिया और जहाँ जहाँ जिस प्रकार से हमारे सहयोग साथ की आवश्यकता होगी हम देंगे, क्योंकि हमारा भी यही सपना है कि उत्तराखंड का अंतिम व्यक्ति, यहाँ का सामान्य जन, यहाँ का मिडिल क्लास और यहाँ के जितने भी अपर क्लास हैं सब एक साथ यहाँ पर विकसित हों और पूरी दुनिया का, देश का सबसे आदर्श प्रदेश बने उत्तराखंड। इसके लिए हम सब मिल करके पुरुषार्थ करें। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के सरसावा में अधिकारियों द्वारा पीड़ित किसान गेंदालाल और मनोज की जमीन पर बिल्डरों से सौदा कर उनकी जमीन को जबरन कब्जाने का मामला सामने आया। बता दें कि किसान ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी तो कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने किसान के हरे पेड़ों को कटवा दिया। तो वहीं किसान इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन अधिकारी अपनी कार्रवाई में जुटे रहे। तो वहीं इस दौरान बिल्डर भी मौजूद थे। इस कार्रवाई को लेकर कानून को लेखपाल, तहसीलदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मामला है बताइए। मामला ये है कि ये गेंदालाल की पैतृक संपत्ति है, ईश्वरदीन के नाम आज भी दर्ज है
और इनका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है। 2017 को ही आदेश था। हम मौके पे आए थे, तहसीलदार को आदेश भी दिखाया कि हाईकोर्ट का आदेश है। वो हमसे कहते हैं कि 3 दिन हम काम बंद कराए दे रहे हैं, आप डीएम का ऑर्डर ले आइए, एसडीएम का ऑर्डर ले आइए। माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश की मान्यता ही नहीं उन्होंने रखी। और वो अपने बाउंसर लाए, पुलिस फोर्स भी बुला लिया था अपने। आज क्या हुआ? आज ही उन्होंने पुलिस बल पे और अपने बाउंसरों के बल पे इनके खेत पे जबरन ट्रैक्टर चलाया, कई पेड़ इनके गिरा दिए गए। सिद्धार्थनगर में उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट के साथ चेक किया तो वहीं गाड़ी के कागजात नहीं होने पर चालान भी काटा। इसी के साथ कार चालकों को सीट बेल्ट पर चालान किए गए तो माल वाहनों के भी कागजात चेक किए गए। तो वहीं इसी के साथ यातायात के नियमों का पालन करने की लोगों से अपील भी की गई। देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है और सीट बेल्ट हेलमेट लगाएं और सुरक्षित यातायात करें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके। तो आज आप ग्रामीण क्षेत्र में आए तो यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपको ऐसी मिली जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के चल रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग तो मतलब कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है और चालान करके लोगों को दंडित किया जा रहा है कि जिससे वो भविष्य में हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ये 4 व्हीलर में जो माल वाहन हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? 4 व्हीलर में माल वाहन है, ड्राइवर को चाहिए कि वो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और जो उनकी लोडिंग कैपेसिटी है जो कि उनके पंजीयन पुस्तिका में दर्ज है उतना ही माल रखें, उससे अधिक ओवर लोडिंग न करें, नहीं तो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होने की संभावना है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले हमीरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स का शुभारंभ किया गया। हमीरपुर में 4 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं जो विधायक निधि से बनाए गए हैं। तो सदर विधायक युवराज सिंह के कर कमलों द्वारा सभी प्लांट्स को जनता को समर्पित किया गया। इन प्लांट से 30 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी, तो साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग भी की जा सकेगी। मौदा PSC में एक विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना हुई है और वो प्लांट बन के तैयार हो गया, तो उसकी जो है आज शुभारंभ था। उसी शुभारंभ के कार्यक्रम में हम लोग सब लोग शामिल हुए। कितने लोगों की यहाँ पर उपचार की व्यवस्था? नहीं, इसमें 30 लोगों को तो इस प्लांट से ही सप्लाई की जा सकती है और इमरजेंसी में इसमें छोटे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रिफ़िल करके अन्य जगह भी सप्लाई की जाती है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो इससे रिफ़िल करके भी सप्लाई दी जा सकती है दूसरों को। और 3 स्टेज पे है ये। फर्स्ट स्टेज पे जो जब चल रहा है ये तब काम करता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा। सेकेंड स्टेज पे इसमें एक सिलेंडर में स्टोरेज रहेगा, वो काम कर देगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो 1 घंटे के लिए तब भी रिजर्व में स्टॉक बना रहेगा ऑक्सीजन का, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कभी होता है ना कि अचानक ख़त्म हो गई, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लांट ऐसा है कि इसमें 3 स्टेज पे ऑक्सीजन स्टे करेगी। अगर मशीन ख़राब भी होती है तो सेकेंड स्टेज में 2 घंटे के लिए स्टॉक रहता है और थर्ड स्टेज में 1 घंटे के लिए स्टॉक। तो सेकेंड स्टेज तक भी देख लें तो फिर उसके बाद अपने पास सिलेंडर्स भी हैं और बहुत सारी सुविधाएँ, उससे कंट्रोल के लिए जब तक मशीन नहीं ठीक होती। रायबरेली की नगर पंचायत डलमऊ में मार्गों में प्रकाश के लिए बीते 6 सालों में 350 सोलर लाइटों को लगाया गया था। तो सोलर लाइटों की गुणवत्ता और अनदेखी के चलते लाइटें खराब हो गईं और 6 महीने में रास्ते फिर से अंधकारमय हो गए। मानकों के विपरीत हुई खरीद पर अब अधिकारी खामोश हैं, तो नगर पंचायत संबंधित फर्म को बचाने का काम कर रही है। रायबरेली में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ने मरीज के ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही दिखाई। तो मामला निजी नर्सिंग होम का है, जहां महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पेट में कैंची छोड़ दी। तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही के दौरान ऐसा किया। तो डॉक्टरों का कहना है कि कैंची के कुछ टुकड़े टूट गए थे, जिसको दोबारा ऑपरेशन कर अब 1 माह बाद निकाला जाएगा। अब ऐसे में 1 महीने तक महिला को पेट में कैंची लिए रहना होगा। हमारे वाइफ का प्रेग्नेंट थी, जो अल्ट्रासाउंड के लिए बोले 2 दिन पहले आए थे, तो बोली कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने बोली कि तुम्हारा बच्चा ख़राब हो चुका है, तो उसको सफाई करवाना है। तो हम लेके आए डीएनसी की। उस डीएनसी करते समय इनसे हथियार जो होता, कैंची वगैरह जो भी हो, तो टूट गया बोली। तो दोबारा फिर डीएनसी की है बेहोश करके, उसके बाद भी नहीं निकला। क्या टूट गया, क्या है अंदर?
कैंची है या कोई औजार है सर, वो उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है बरोबर सर। तो बोले कि हम इसको हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए बोली 4 दिन की दवा ले लो, 4 दिन बाद हमें फिर बुलाएं। 4 दिन बाद में फिर आया तो फिर कोशिश की, बोले हम कोशिश किए हैं लेकिन निकला नहीं सर। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक ये निकल नहीं रहा है तो ये पूरी जिम्मेदारी नहीं कि हम ये प्रॉब्लम से, जब तक प्रॉब्लम से पेशेंट को निकालेंगे नहीं तो हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इनकी। किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है आपने जी? किस हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया है? जी संजीवनी हॉस्पिटल में सर। वेट का तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। बता रहे हैं कोई प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ था। डीएनसी हुई है। जी वही, क्या हुआ है पूरा मामला? डीएनसी हुई है, उसमें जो जिससे सफाई की जाती है औजार का अंदर टुकड़ा हमको लगता है छूट गया, मतलब टूट गया, ऐसा नहीं है, टूट गया। अब ये तो औजार होता है, स्टील का बना हुआ होता है, अब कैसे टूट गया हम नहीं बता पाएंगे। और इनको मैं 1 महीने बाद बुला रही हूँ कि उसको दोबारा डीएनसी करके निकाला जाएगा। ये प्रॉपर्टी की तरह ये समझ लीजिए, छोटा सा पीस है बच्चेदानी के अंदर, और दोबारा सफाई में ये निकलेगा। तो कब निकालेंगे आप इसको? 1 महीने बाद बुला। झांसी के मऊरानीपुर में चोरों का आतंक बना हुआ है, जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया तो वहीं फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी तो मामला मऊरानीपुर का है, जहां साईं ट्रेडर्स फर्म पर बदमाशों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर पड़ताल शुरू की है। झांसी के मऊरानीपुर में जमीनी विवाद का एक मामला जोर पकड़ रहा है, जिसमें पहले भी मुकदमा दर्ज था, जिसमें अब कार्रवाई से संतुष्ट न होकर पीड़ितों ने धरना देकर इंसाफ की मांग की है। बता दें कि 4 सितंबर को 2 पुलिसकर्मी व प्रतिवादियों के विरुद्ध घर में घुसकर मुकदमा वापसी को लेकर महिला के साथ अश्लील हरकतें भी की गई थी, जिसमें एसडीएम के सामने परिवार ने पुलिस का विरोध किया तो वहीं कार्रवाई की मांग की और अब धरना शुरू कर दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।